रोहित का गिरफ्तार हुए चौथा दिन था। इस दौरान उससे किसी किस्म की बाज़पुरस नहीं की गई थी और ये खामोशी उसे किसी तूफान का पेशी खेमा लगती थी। उसने एक दो दफा खाना लाने वालों से आतिफ से मुलाकात की तमन्ना जाहिर की थी, मगर वो खामोश रहे थे। और फिर चौथे दिन जब उसे गनमैनों के नरगे में कमरे से बाहर निकाला गया तो वो जान गया कि उसकी कमबख्ती की शुरुआत होने वाली है। वो ज़हनी तौर पर हर बुरी सूरत हाल के लिए तैयार हो गया, मगर जब हथियार बरदार उसे लेके एक बड़े हाल में पहुंचे तो वो हैरान रह गया। उसकी बेड़ियां खोल के उसे हाल में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद हाल का दरवाजा खुला और आतिफ दर्जन भर अफराद के साथ अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई मेजर साहब, क्या हाल हैं आपके? अंदर दाखिल होते ही उसने पूछा। मिस्टर आतिफ, खुद को मुसलमान कहलाकर तेरी ये धोखाधड़ी वाकई अफसोसनाक है, और फिर तेरे जैसे एजेंट से मुझे ये तवक्को नहीं थी। यार, वो क्या कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, या उसी तरह का कोई और मकूला बहरहाल सही याद नहीं आ रहा। है अपनी बुज़दिली और धोखे पे पर्दा डालने के लिए तुम कुछ भी कह सकते हो। रोहित के लहजे में नफरत उबल रही थी। मेजर साहब, इन 3-4 दिनों में मेरे ख्याल में तुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल, लेकिन मैं कैद तो हूं ना, जबकि आपने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे रिहा कर देंगे। हाँ, मगर उसके लिए कुछ तय भी हुआ था। तो उससे पहलू तही किसने की? पहलू तही नहीं मेजर साहब, सिर्फ मौखिर किया था, और अब वो वक्त आ गया है। तुम मुझ पे काबू पाके रिहाई पा सकते हो, लेकिन याद रहे मुझे शिकस्त देने के बाद मेरे आदमी तुझे सरहद पार करा देंगे। वापस आने की सूरत में तुम खुद जवाबदेह होगे। मंसूर, मेजर रोहित जहर खंत लहजे में बोला। उसके होंठों पे इस्तेज़ाई अंसी छा गई थी। आतिफ के इशारे पे उसके तमाम आदमी दीवारों के साथ फैलकर खड़े हो गए थे, जबकि वो तनकर मेजर रोहित के सामने खड़ा हो गया। मेजर रोहित से काफी हिसाब किताब बकाया थे, मगर वो उसे जबान दे चुका था और जबान से फिरकर वो अपनी किरदार कशी नहीं कर सकता था। मेजर रोहित ने जैकेट उतारकर साइड पर फेंकी और पैंतरे बदलता हुआ आतिफ की तरफ बढ़ा। उसके अंदाज में बेपरवाही थी। आतिफ के करीब पहुंचते ही वो अपने बाएं पांव पे घूमा और उसकी दाहिनी टांग खतरनाक अंदाज में आतिफ के चेहरे की तरफ बढ़ी। अपनी जगह बदले बगैर आतिफ ने सर को हल्का सा पीछे किया और रोहित की किक खता हो गई। मोमेंट रुकते ही वो उछला। इस मर्तबा उसने फ्रंट किक मारने की कोशिश की थी। आतिफ का बदन घुटनों से ऊपर पीछे की तरफ झुक गया। रोहित उसके सर के ऊपर से गुजर गया था। अगले लम्हे वो सीधा हुआ और अपना रुख मेजर रोहित की तरफ फेर दिया। उसके पांव करीब करीब उसी जगह विराजमान थे। इतनी जोरदार किक खता होने के बाद रोहित बमुश्किल खुद को गिरने से बचा सका था। उस वक्त अगर आतिफ चाहता तो उस पे कामयाब वार कर सकता था, मगर आतिफ ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। मेजर रोहित झुलाए हुए अंदाज में आतिफ की तरफ बढ़ा और खड़ी हथेली का वार आतिफ की गर्दन पे किया। आतिफ का बलाई बदन पिंडोलियम की तरह दाएं तरफ झुका और मेजर रोहित का वार एक मर्तबा फिर बेकार गया। और फिर उससे पहले के मेजर रोहित संभलता, आतिफ का हाथ घूमा और एक जोरदार थप्पड़ मेजर रोहित के चेहरे पे लगा। चटाख की आवाज से पूरा हाल गूंज उठा था। आतिफ के थप्पड़ ने रोहित के तन बदन में आग लगा दी थी। वो गुस्से से फंकारता हुआ आतिफ की तरफ बढ़ा। गुस्से में वो अपने दिफा से गाफिल हो गया था और ये गफलत उसे महंगी पड़ी। थोड़ी के नीचे लगने वाली आतिफ की किक ने उसे पुश्त के बल गिरने पे मजबूर कर दिया था। उसने उठने में देर न लगाई। इस दफा वो मोहतात था। उसने गहरी नजरों से आतिफ का जायजा लिया और एक लम्हा अपनी जगह पर साकिन खड़ा रहने के बाद उसने उछलने का तासुर दिया। आतिफ के दोनों बाजू दिफा के लिए उठे, मगर रोहित छलांग लगाने की बजाय खड़े खड़े घूमा। उसकी किक आतिफ के पेट में लगी और आतिफ कूल्हों के बल जमीन पे गिरा। गिरते ही वो उल्टी कलाबाजी खाकर पीछे की तरफ खड़ा हो गया था। उसी लम्हे रोहित ने उस पे छलांग लगाई। सरहद से साइड पे होते हुए उसने रोहित की पुश्त पे जोरदार ठोकर रसीद की और वो अपना चेहरा दीवार से टकराने से नहीं बचा सका था। चोट काफी शदीद थी।
उसने बमुश्किल खुद को संभाला, मगर आतिफ की अगली ठोकर दोबारा उसके कंधों पे लगी। वो दोबारा दीवार से जा टकराया। इस मर्तबा की टक्कर ने उसे जमीन पे बैठने पे मजबूर कर दिया था और फिर आतिफ के पांव जैसे मशीन की तरह चलने लगे। रोहित का बदन फुटबॉल की तरह उसके आगे उछलता रहा। चंद ठोकरें खाने के बाद रोहित को मौका मिला और उसने आतिफ का पांव पकड़कर खींच लिया। आतिफ उसके ऊपर गिरा और रोहित ने उसके गले में बाजू डालकर खींचा, लेकिन उसके गर्दन पे दबाव डालने से पहले आतिफ की दाएं कोहनी उसके माथे पर लगी और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। आतिफ तड़पकर उससे दूर हो गया। रोहित भी उछलकर खड़ा हो गया, मगर उसके चेहरे पर नजर आने वाली गहरी परेशानी उसकी अंदरूनी हालत का पता दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद वो शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं था। आतिफ से दूर होकर वो पंजों के बल उछलने लगा। उसका मकसद चोटों से होने वाले दर्द की शिद्दत को कम करना था। मेजर साहब बड़ी जल्दी थक गए हो, आतिफ की तंजिया आवाज ने जल्दी पे तेल का काम किया और आतिफ की तरफ पेशकदमी करते हुए वो ताबड़तोड़ हमले करने लगा। आतिफ की जिस्म में जैसे बिजली की रो दौड़ रही थी। अपनी सारी कुव्वत और महारत सर्फ करके भी रोहित उसे छूने में नाकाम रहा था। रोहित के हमलों में हल्की सी सुस्ती आई और अगले ही लम्हे आतिफ की भरपूर किक उसकी छाती में लगी। वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया, मगर दीवार से टकराते ही वो जैसे उड़ता हुआ वापस आया। उसके सर की भरपूर टक्कर आतिफ की छाती में लगी और वो आतिफ को साथ लिए जमीन पे जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने जोरदार मुक्के आतिफ के चेहरे पे रसीद किए। आतिफ के होंठों से खून रसने लगा था। उसके तीसरे मुक्के को दोनों कोहनियों पे सहारते हुए आतिफ उसे दोनों पांवों की मदद से पीछे उछालने में कामयाब हो गया और फिर वो दोनों एक साथ उछलकर खड़े हो गए। इस मर्तबा आतिफ ने हमले में पहल की थी। ऊपर उछलते हुए उसका घुटना रोहित की छाती की तरफ बढ़ा, जिसे रोहित ने दोनों हाथों पे सहारा था। हाथों के नीचे होने की वजह से वो चेहरे का दिफा नहीं कर सकता था, जिसका आतिफ ने भरपूर फायदा उठाया और कदम जमीन पे लगते ही उसने दाएं हाथ का दायरा वी मुक्का घुमाया और जो रोहित की थोड़ी में लगा वो लहराते हुए जमीन पर जा गिरा और उसके बाद आतिफ ने उसे उठने का मौका न दिया। जल्द ही उसने अपने हाथ चेहरे के सामने तान लिए थे ताकि आतिफ की ठोकरों से बचा सके। उठो मिस्टर मेजर रोहित चक्रवर्ती साहब, आतिफ गुस्से से फुंकारा। ओके, मुझे अपनी शिकस्त कबूल है, वो हामते हुए चिल्लाया। इतनी जल्दी? आतिफ का लहजा इस्तेज़ाई था। देख लो, तेरी सिस्टर मेरे ऑफिस में बैठी सारी कार्रवाई देख रही है, आतिफ ने शहजादी को उसकी सिस्टर कहा था। जवाबन रोहित खामोश ही रहा। मेजर साहब, गालबन CI के एक दो रिक्रूट्स पे काबू पाकर तुम खुद को बड़ी तोप चीज समझने लगे थे। मेजर को खामोश पाकर उसकी बात जारी रही। इस लड़ाई की वीडियो तैयार हो रही है और जल्द ही तुम्हारी माया नाज एजेंसी रा को भिजवा दी जाएगी ताकि वो ये ना समझे कि हमारा शेर धोखे से मारा गया। मगर आतिफ की ये बात भी रोहित के जज्बात में गर्मी पैदा न कर सकी। वो जानता था कि लड़ाई को जारी रखना अपनी बेइज्जती में इजाफा करना था। वो उस वक्त को कोस रहा था जब उसने आतिफ को चैलेंज किया था। आतिफ ने कहा, तूने मेरी भयानक मौत का ऐलान भी तो किया था, वो क्या हुआ? मगर जवाब नदारद। मेरा ख्याल है इन तिलों में तेल नहीं है, अपने साथियों को कहते हुए वो मेजर से मुस्तफसर हुआ। वैसे मैंने अपना वादा तो पूरा कर दिया है ना? और मेजर रोहित का सर इस बात के इजहार में झुक गया। ओके राजा, इसे ले जाओ और अपनी तफ्तीश का आगाज कर दो। आतिफ साहब, मैं सब कुछ गैर मशरूत तौर पे बताने को तैयार हूँ। रोहित के लहजे में वाज़ेह तब्दीली पैदा हो गई थी। उसकी बढ़तरी का जहम आतिफ के हाथों मट्टी में मिल चुका था। बता दो, मगर तस्दीक तो उन्होंने करनी ही होगी और तस्दीक का उनका भी वही तरीका है जो रा का है। जब मैं सब कुछ बता रहा हूँ तो फिर तशद्दुद क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? तो क्या तशद्दुद से यकीन आ जाएगा? नहीं, लेकिन तेरी हरकतों का हिसाब किताब तो बाकी है ना? कहते हुए आतिफ वापसी के लिए मुड़ गया और मेजर रोहित बेबसी से होंठ काटने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।